आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स भारत के रग रग में है, तो अब मुझे लगा कि चलो मुझे भी मेरा पॉलिटिक्स बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स स्पेशली, कितने रंग हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। भारत एक डेमोक्रेसी है। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल, जैसे भारत में जो हमारे एमपीज एमएलएज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। तो हम एक प्रोसीजर से चलते हैं, संविधान से चलते हैं। लेकिन ये जो लेक्चर है, ये आपको एक इंसाइट देने वाला है। हम नरेंद्र मोदी की बात करने वाले हैं। क्या नरेंद्र मोदी को 2024 में हराया जा सकता है? इनकी बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है। मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू सुन रहा था, जिन्होंने मोदी जी के साथ काम किया। नरेंद्र मोदी को भाई जीत इन्होंने दिलाई 2024 में। देन उसके बाद जिसके साथ भी, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया, जिसके साथ भी, ममता बनर्जी के साथ काम किया, तो जीत की दहलीज तक ले गए। लेकिन बात यही है कि क्या नरेंद्र मोदी को 2024 में हराया जा सकता है, और ये क्यों इतना मुश्किल है। देखिए, अब इसमें ये सब कोई ना बोले ये प्रोपेगेंडा चैनल है, फलाना ढमाका। ये बस एक न्यूट्रल व्यू है। मैं न्यूट्रल रहूंगा, पूरी तरीके से न्यूट्रल रहूंगा। बाकी जिनको बोलना है बोलेगा, ज्यादा बोलेंगे तो कमेंट्स ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो वही है। तो मैं इसमें काफी चीजें आपको बताऊंगा और भारत की पॉलिटिक्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सरोज चड्ढा का टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल था, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा था। तो जर्नलिस्ट ने नरेंद्र मोदी से पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी बीटेबल हैं, क्या हम उनको हरा सकते हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है। अब ये 2024 सब ज्यादा दूर तो है नहीं। वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में इलेक्शन तो हो ही रहे हैं। अभी अगले साल, मतलब भारत में तो वैसे भी इलेक्शन होते ही रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बोला जाता ना, कि एक ही बार में इलेक्शन हो जाए सारे के सारे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो बात यह है कि भारत की अगर पॉलिटिक्स को देखें, 1947 1947 मैं एक हिस्ट्री बता देता हूं। 1947 में भारत आजाद होता है। उस समय कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी। तो कांग्रेस 1951 में इलेक्शन हुए। जब तक जवाहरलाल नेहरू थे, 1965 तक कांग्रेस का दबदबा रहा, कोई हिला नहीं पाया। वन पार्टी सिस्टम था कांग्रेस में, ठीक है। देन जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री आए, उनका भी देहांत हो गया। अब इंदिरा गांधी जब आई तो उनको कैसी कांग्रेस मिली थी, जो अंदर ही कांग्रेस में बहुत ज्यादा उथल पुथल। इधर मोरारजी देसाई जो हैं, के कामराज जो हैं, कामराज को किंग मेकर भी बोला जाता है, कमाल के पॉलिटिशियन थे दोस्तों, शानदार पॉलिटिशियन, ठीक है। तो मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कमान मिली इंदिरा गांधी को। फिर इलेक्शन हुए। अगेन हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1975 तक, यानी कि आप समझिए कि 1950 से लेकर 75 तक, 25 सालों तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा है, कांग्रेस का ही राज चला है, जब तक इमरजेंसी नहीं लगी। उस समय 1950 में भारतीय जनसंघ हुआ करता था। श्याम प्रसाद मुखर्जी को भले ही जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में जगह दी थी, लेकिन वो पहले थे जिन्होंने कैबिनेट से रिजाइन किया, भारतीय जनसंघ बनाया। श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता भारतीय जनसंघ से जुड़े, और यही आज की बीजेपी है। फिर हम देखते हैं 1975 के बाद, 1975 से 1977 में इमरजेंसी लगी। 1977 में पहली बार कांग्रेस हारी और जनता पार्टी का उदय हुआ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। 3 साल में ही पार्टी स्प्लिट हो गई, खत्म हो गई। इंदिरा लाओ देश बचाओ 1980 में फिर से, 1980 से लेकर 1989 तक, 1989 तक फिर से कांग्रेस का दबदबा, और इसी दौरान बीजेपी आ गई। अब 1980 में बीजेपी को बहुत ही 2 सीट मिली थी, लेकिन धीमे धीमे बीजेपी की सीटें बढ़ने लगी, 2 से 84, फिर 150 पार, ऐसे। अब ऐसा हुआ क्यों? मंदिर वहीं बनाएंगे, राम रथ पे सवार बीजेपी, राम राज्य पे सवार, ऐसी उन्होंने आंधी लाई कि सब देखते रह गए। तो भारतीय जनता पार्टी ये राइटिस्ट ग्रुप है, इसका उदय होता है। 1989 का समय आया, 1989 से लेकर 1991 तक अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब ये कोलिशन का दौर है, गठजोड़ करके, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो आपको पार करना ही करना है ना। 273 सीटों का, 545 सीटें, 273 सीटों का जादुई आंकड़ा आपको पार करना है कि नहीं। तो कोलिशन पार्टी का दौर आया, गठजोड़ करके पार्टी बनी। देन अगेन 1991 से लेकर 1996 का कांग्रेस रही। 1996 के बाद चीजें एकदम बदल गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। उसके बाद मतलब तब तक 3 प्रधानमंत्री आए और गए,
अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन की सरकार, वो ऐतिहासिक स्पीच इनकी कोई नहीं भूला है। अब अच्छा, इससे पहले 1991 में ऑलरेडी बाबरी मस्जिद इंसिडेंट हो चुका था। अब बीजेपी को वो पुश मिल गया था जो उसको चाहिए था। राज्यों में बीजेपी की सरकार गई। 1965 के बाद से दोस्तों कांग्रेस के हाथ से एकाएक 13 राज्यों की सरकार भी चली गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका था कांग्रेस को। तो राज्यों में भी कांग्रेस की पकड़ जो है वो ढीली पड़ने लगी। लेकिन 1996 के बाद से चीजें बिल्कुल बदल गई। 1996 से लेकर 1998 तक अगेन गठजोड़ वाली सरकार, इसमें कांग्रेस मेन थी। कांग्रेस ने बार बार सपोर्ट खींचा अपना। देन फाइनली 1998 से लेकर 2004 तक एनडीए की सरकार रही। बीजेपी, अब वो अटल बिहारी वाजपेयी कर सकते थे, एक आइकॉनिक प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 13 से ज्यादा पार्टियों को साथ में लेकर चला और एनडीए बनाया। देन 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट था कांग्रेस को और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। अब 2014 में एक ऐसा इंसान आया जिसने तबाही मचा दी। ये थे नरेंद्र मोदी। आरएसएस से ही निकले। इनफैक्ट जितने भी प्रधानमंत्री बीजेपी के रहे हैं वो आरएसएस से ही, या जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, आरएसएस की बैकिंग होती है तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब आलम यह हो गया दोस्तों, आलम यह हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी इतने समय तक रूल कर रही थी वो ऑपोजिशन में भी नहीं टिकी। ऑपोजिशन के लिए, ऑपोजिशन पार्टी के लिए 10% वोट आपके पास होने चाहिए, 55 तो हो, लेकिन दोस्तों 10% भी, 52 एमपीज है खाली इनके लोकसभा में, 10% भी वोट ये नहीं ला पाए। ये इतनी बुरी हालत। अब इसके काफी रीजन है लेकिन हम उसमें नहीं जाते फिलहाल। अमेरिकन हाउसिंग क्राइसिस एक बहुत बड़ा रीजन है। 2009 में पेट्रोल के दाम बढ़ना, हालांकि वही पेट्रोल के दाम आज 100 पार हो गए और तब सरकार को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। पता है क्यों? कुछ भी कहिए, नरेंद्र मोदी का जलवा है ये थोड़ा, है ना। आज इतनी बुरी हालत हो गई है, डिमोनेटाइजेशन के 5 साल हो गए, सरकार कुछ नहीं बोल रही, कुछ चुप है बिल्कुल सरकार। और डिमोनेटाइजेशन के 5 साल बाद कुछ भी नहीं मिला डिमोनेटाइजेशन करके। इनफैक्ट कुछ घंटे पहले आरबीआई ने बताया था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बावजूद विमुद्रीकरण लागू हुआ, उसके बावजूद जीएसटी लागू हुआ और फिर जो व्यवस्था है वो चरमराई। स्टिल 2019 में रिकॉर्ड के साथ नरेंद्र मोदी जीत गए। तो आखिरकार उनमें ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? एक कौन सी जादू की छड़ी है भाई कि कुछ भी कर लें जीतेंगे भाई? देखिए, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और बहुत खराब काम भी किए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज का होता ही है, याद रखिएगा। एक पार्टी एक अच्छे काम भी करती है और बुरे काम भी करती है, दोनों ही। तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, चलिए। तो ये थोड़ा सा हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी। अब 2024 में इलेक्शन है जो कि बस आ ही गया है। 2024 हमारे दरवाजे पे ही खड़ा है। ऑपोजिशन को पता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो कुछ होना है नहीं, हम फिर से हारेंगे। नरेंद्र मोदी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। पहली बात तो नरेंद्र मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं अगला इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वैसे लड़ेंगे, लेकिन 2029 का तो नहीं ही लड़ेंगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। अब 2024 में जो इलेक्शंस होने हैं, पहले मोदी जी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करते हैं। मोदी जी के एक जो ट्रेट वो दिखाते हैं, एक तो नरेंद्र मोदी कुछ भी कहिए, उन्होंने ये भरोसा जताया है, बहुत गरीब परिवार से आते थे ये, तो कोई कितनी भी गरीब हो वो भारत की सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है। ये नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों को भरोसा दिलाया है। कुछ भी कहिए, कांग्रेस में परिवारवाद तो है, कांग्रेस में क्या हर जगह परिवारवाद है, बीजेपी में भी बहुत परिवारवाद है, हर पॉलिटिकल पार्टी में परिवारवाद है, नेपोटिज्म आपको हर जगह मिलेगा, ये तो आप भूल जाइए। तो पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं की, ये से हट गए। अब बीजेपी में वही आरएसएस की बैकिंग है तो वहां पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है नहीं। आप देख सकते हैं कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, नितिन गडकरी, ये सब कोई ऐसे कोई बहुत बड़े परिवार से जिनकी पॉलिटिकल बैकिंग उससे नहीं आते। तो नरेंद्र मोदी, पहली चीज ये है कि इनका जो सेल्फलेस कमिटमेंट है, नरेंद्र मोदी ये दिखाते हैं और लोगों को यकीन है कि भाई आएगा तो मोदी ही, चाहे जो भी हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है इनकी ओरेटरी स्किल्स। ये इतना शानदार बोलते हैं, इतनी बेहतरीन कन्विंसिंग पावर है कि क्या बताएं। और जो बेहतरीन ओरेटर हुआ है वो बाजी मारेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रशांत किशोर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि बहुत ही बेहतरीन लिसनिंग पावर। नरेंद्र मोदी की लिसनिंग पावर इतनी बेहतरीन है, वो घंटों घंटों तक आपको सुन सकते हैं।
एक जो इंटेलिजेंट इंसान होता है, शांत इंसान होता है ना, आप देख लीजिए जो बड़े बड़े लीडर्स हुए उनकी लिसनिंग पावर कमाल की रही है, उनको सुनना बहुत अच्छे से आता है। तो नरेंद्र मोदी सुनते हैं, अगर आप जाएंगे उनके पास तो वो आपको सुनेंगे। चौथी चीज, जमीन से उनका लगाव। कुछ भी कहिए, जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है भाई बेजोड़ रही है। बेजोड़ कैसे रही है? अभी मैं इटर्नल्स मूवी देखने को गया था, तो वहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई ऐड नहीं आया, बीजेपी का ऐड आया और बड़ा कैची ऐड था। यहां पे नरेंद्र मोदी जो है वो दौरे करते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हुए दिख जाते हैं। कैमरा प्रेम तो है नरेंद्र मोदी को, कई बार ऐसा देखा गया है, ठीक है, कैमरे में काफी आने की वो तो है। तो वही इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, जो चीज दिखनी है वो दिखाओ, क्योंकि आपको नहीं भूलना है देश तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल कंपटीशन भी है ना बहुत बड़ा। चौथा पॉइंट, आत्मनिर्भरता, इंडियननेस को काफी ज्यादा आगे रखते हैं ये। मनमोहन सिंह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर हुए मनमोहन सिंह, लेकिन मनमोहन सिंह अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वो ही वॉज हाईली क्वालिफाइड, पीएचडी, भारत को बचाया भाई उन्होंने, उनसे बेहतरीन प्रधानमंत्री नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए वो प्रॉपर तरीके से। और नरेंद्र मोदी ने हर जगह अपने आप को प्रेजेंट किया, डायनेमिक पर्सनालिटी है। मुझे वही चीज याद आ गई है कि दो लोग हैं, एक इंसान जो है वो सिर्फ पढ़ता है, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करता, दूसरा इंसान ज्यादा पढ़ता नहीं, उसका इंटरेक्शन बहुत बढ़िया, सोशल 99% चांसेस, 99 क्या 100% चांसेस होंगे जो इंसान सोशल है वही आगे निकलेगा, वही बहुत बड़ा काम कर जाएगा। यही नरेंद्र मोदी में है ये चीज। देन देयर इज कंपैशन एंड ह्यूमैननेस। मुझे नरेंद्र मोदी की एक बहुत बहुत अच्छी बात लगती है कि दिवाली में ये जवानों के साथ जाके दिवाली मनाते हैं। इसके लिए तो मैं वाकई में ताली बजाता हूं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी दिवाली आती है नरेंद्र मोदी जाते हैं जवानों के साथ, वो दिवाली मनाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी जीत है इनकी, ह्यूमैननेस। इंटरनेशनल लेवल पे भी नरेंद्र मोदी ने अपना दबदबा कायम किया है, हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, शुरुआत में लगा बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ प्रेजेंट करने में कामयाब हुए हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी का दबदबा है। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है नरेंद्र मोदी के। मेरा शानदार व्लॉगिंग चैनल है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, इसमें मैं व्लॉग बनाता हूं, आपसे जो इंटरेक्शन करता हूं वो मैं वीडियोस डालता हूं, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, और आप अभी तो हमारी इस साल की सबसे बड़ी सेल दिवाली सेल चल रही है, तो आप इनको आप करें। तो एज अ पॉलिटिशियन ये अपने ओपोनेंट से बहुत ज्यादा आगे हैं। वही राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली बात तो राहुल गांधी अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। राहुल गांधी एक बहुत ही डाउन टू अर्थ नेता लगते हैं मुझे, काफी ज्यादा वो भी डाउन टू अर्थ है, और उनको मीडिया ने बहुत ज्यादा एक बहुत नेगेटिव इमेज उनकी क्रिएट कर दिया, बट ऐसा है नहीं, ही इज इंटेलिजेंट। अब आप हंसेंगे इस बात के, लेकिन आप देखिए वो है थोड़ा, मतलब हाँ उनकी थोड़ी नेगेटिव इमेज बहुत ज्यादा मीडिया ने, लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी के सामने वो नहीं, और अभी उनको बहुत काम करना है। जिस समय बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो कभी कभी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। कहां है राहुल गांधी? एक लीडर हो आप, आपको दिन रात काम करना है, आपको लगातार सरकार से सवाल पूछने। यहां पे ऑपोजिशन मर सा गया है, ऑपोजिशन का काम ही यही है, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी ने बैंड बजा रखी थी कांग्रेस की, और यही बहुत बड़ा रीजन था कि बीजेपी सरकार में आई। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का मतलब यह है कि आपके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना, सुषमा स्वराज बैंड बजा देती थी, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो ऑपोजिशन खत्म हो गया है, वो सरकार सवाल ही नहीं पूछता है, बेतुके सवाल पूछता है। राहुल गांधी थोड़े वीक कैंडिडेट हैं अगर बात करें नरेंद्र मोदी के सामने, वो इसलिए है क्योंकि पहली बात तो राहुल गांधी को अब सही सवाल पूछने पड़ेंगे, जो कि पूछ रहे हैं। अब वो काफी सही चीजें कर रहे हैं, मतलब धीमे धीमे उनका ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी दोस्तों, राहुल गांधी को ऐसा जोक लेते थे लोग, अभी भी लेते हैं, लेकिन अब वो आंकड़ा घटता जा रहा है। बट वो ऐसे है नहीं जितना मैंने उनके इंटरव्यूज को और जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है। दूसरा चीज है कि राहुल गांधी का एक कोऑर्डिनेशन की कमी लगती है थोड़ी। दो तबके हैं, एक युवा अलग लगते हैं
और जो ओल्ड एज है, जो एक्सपीरियंस, वो अलग लगते हैं। अब यहां पे अगर बीजेपी की बात करें तो वेल ऑयल्ड मशीनरी है ये। बीजेपी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है ना, अमित शाह थोड़े एक्सट्रीम है, वो खतरनाक बातें करेंगे, लेकिन वही नरेंद्र मोदी शांत है, वो चुप रहेंगे, वो ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, एक हाई और एक लो, ये बैलेंस कर देता है। +1 -1 = 0, ये पूरा बैलेंस है। कांग्रेस में ये कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता। और अगर ऐसा ही रहा दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है, वो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, और मैंने बताया स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं होगा ना, हमेशा रहता है। अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं है तो फिर अथॉरिटेरियन रिजीम देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर सरकार अपने हिसाब से करती है। लेकिन एक चीज इसमें यह भी है कि बहुमत जब आपके पास होते हैं, जैसे समय बीजेपी के पास बहुमत है, तो बहुत सारे फैसले वो ले सकती है खुद के साथ। हालांकि ये एक अलग ही डिबेट का टॉपिक है, ये चीज है। तो राहुल गांधी तो अभी है नहीं इतना, फिर कौन? ममता बनर्जी, टीएमसी लीडर ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने भी कमाल का काम किया, लेकिन दिक्कत यह कि वो ममता बनर्जी भी, उनको पूरा देश एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बंगाल तक सीमित है, देश एक्सेप्ट नहीं करने वाला उन्हें, ये ट्रुथ है, ये चीज है। और दूसरी चीज है कि अगर राहुल गांधी, अगर कांग्रेस आती है तो मोस्ट प्रोबेबली राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या बाकी पार्टीज उनको एक्सेप्ट करेंगी? बहुत बड़ी बात है ये। तो अभी ऑपोजिशन की तरफ से नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज नहीं मिल रहा है ना? तो ये चीज है। अब ये तो चलिए ठीक है, रीजनल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। क्या इनमें से कोई ऑप्शन है? मायावती यकीनन बहुत बड़ी नेता है, बहुत शानदार नेता रही है ये। अखिलेश यादव, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सपा से इतना सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी। समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा दाग है। अगर मेरा कोई लीस्ट फेवरेट मैं बोलूं तो वो मेरी समाजवादी पार्टी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अखिलेश यादव एक बहुत ही डायनेमिक लीडर है, वो भी बहुत शानदार लीडर है भाई, पढ़े लिखे इंसान है, अपनी बात बहुत अच्छे से लगते हैं। लेकिन बाकियों का क्या? क्योंकि पार्टी है ये, बहुत बड़ी पार्टी है ये। या तो मुलायम सिंह यादव जैसा रुतबा हो भाई, उन्होंने मेहनत से क्या जबरदस्त काम किया, हाँ उनके ऊपर आरोप बहुत ज्यादा लगे हैं। देन नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा में सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं भाई। बीजू पटनायक के भेजे, बीजू जनता दल बीजेडी है उड़ीसा में, लेकिन नवीन पटनायक एक अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि नवीन पटनायक बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं और ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं नहीं। ये प्रधानमंत्री, खुद को भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं देखते हैं। आपने नवीन, बहुत लोगों को यह भी नहीं पता कि नवीन पटनायक सीएम है, अच्छा उड़ीसा के सीएम है, ये चीज है। उमर अब्दुल्ला, स्टालिन, कौन है आखिरकार? कौन ऐसा लीडर है? कौन सी रीजनल पार्टी से ऐसा लीडर आ सकता है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके? यकीनन साउथ के स्टेट्स में बीजेपी को उतनी बढ़त नहीं मिली है, जैसे तमिलनाडु में और केरल में बीजेपी के पास ज्यादा सीट है ही नहीं। इनफैक्ट लोकसभा में तो सीट ही नहीं है, ये चीज है। महाराष्ट्र में जो 90 सीटें हैं और वेस्ट बंगाल में बीजेपी के पास 40 है, लोकसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बंगाल, मतलब साउथ में, बंगाल, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बीजेपी को तगड़ा सपोर्ट है, साउथ और इधर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में नहीं है इतना, ये चीज है। तो यहां पे दो सिनेरियोज जो हैं वो बैठते हैं। दो सिनेरियोज क्या है कि अगर कुछ एनडीए एलाइज जो हैं, स्पेशली आंध्र, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा, वो अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर लें तो 50 से 60 सीटों का डायरेक्ट नुकसान होगा बीजेपी को। दूसरा पॉइंट, अगर या हम इस पे आएंगे, अगर दूसरा पॉइंट ये कि अगर बीजेपी यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, ये हिंदी बेल्ट स्टेट है, यहां पे अगर फ्लॉप हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इन सबको मिला दे तो टोटल 204 सीट्स हैं और 163 एनडीए के पास है। यानी कि हिंदी बेल्ट स्टेट में बीजेपी का बहुत ज्यादा दबदबा है, यह चीज हो सकती है, तब आप बीजेपी को हरा सकते हैं। अब यहां पे नेशनल लेवल पे बीजेपी के कुछ अचीवमेंट दिखते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले तो
370 और 35A का एब्रोगेशन, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कांग्रेस इससे बात ही करती जा रही थी लेकिन किया नहीं था, लेकिन बीजेपी ने कर दिखाया। और 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन, देखिए डिमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत हालत खराब हुई, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी रिकॉर्ड, उनको 330 पर भाई उनको रिकॉर्ड वोट मिले 370 के एब्रोगेशन की वजह से। ट्रिपल तलाक बिल, ये बहुत शानदार। देन जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन तो उतना सही नहीं रहा, जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन जीएसटी 5000 बार चेंज हो चुका है तो ढलने में वक्त लग गया। डीमोनेटाइजेशन वॉज अ डिजास्टर, इट वॉज अ बिग डिजास्टर। पाकिस्तान पे जो सर्जिकल स्ट्राइक, ये बहुत कमाल का काम किया। चाइना बॉर्डर पे भी, जो चाइना और इधर भारत का, देखिए यकीनन ये सब आर्मी कर रही है लेकिन श्रेय सरकार लेगी। देन राम मंदिर, अयोध्या लिटिगेशन। अब आप देखिए कि यही नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने, देखिए भाई, कांग्रेस हो गई या बाकी इस तरीके का प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया है। ऐसा बीजेपी ने बोला है कि अब सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के रंग में रंग गई हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मंदिर जाते फोटो खिंचवाते हैं, बीजेपी की लीडर्स तो करते ही हैं। ये है डर कि भाई अगर हम ये नहीं करेंगे तो वोट बीजेपी को मिलेंगे। ये दिमाग लगाया है यहां पे नरेंद्र मोदी ने, इसीलिए इनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां पे जो बीजेपी ने रास्ता तय किया ना, उस पे ही सब चलते जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि एक आम इंसान क्या सुनना चाहता है। एक आम इंसान सुनना चाहता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। एक आम इंसान सुनना चाहता है साइंस में तरक्की, टेक्नोलॉजी में तरक्की। एक आम इंसान सुनना चाहता है कॉलेजेस बनवाओ, हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग करो। ये पॉइंट्स होने चाहिए आपके, ये पॉइंट्स होने चाहिए और ये रखिए। एक आम इंसान सुनना चाहता है कि भारत को सुपर पावर बनवाएंगे चाहे जैसा भी हो जाए, ये आप रखो ना, ये पिच इन करो। लेकिन ये होता नहीं है, ये चीज है। डोमेस्टिक फ्रंट्स पे बात करें तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, जॉब क्रिएशन, हेल्थ मिक्स्ड रहा है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड में मैनेजमेंट ठीक भी रहा है, बहुत खराब भी रहा है। वैक्सीनेशन में डेफिनेटली सरकार की हमको वाहवाही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम देखें कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में और कितने बुरे हालात थे, और नरेंद्र मोदी ने उस समय कुछ किया नहीं, ज्यादा ज्यादा संवाद नहीं किया, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड दर पे है, लेकिन सरकार ने कुछ अच्छी स्कीम्स भी चलाई हुई हैं, ये चीज। फिर उसके बाद बीजेपी की जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, उसमें हर कोई रंगता जा रहा है। मुस्लिम्स कम्युनिटी को अब लगने लगा है भाई कुछ भी, और टैक्स तो बढ़े ही हैं जब से बीजेपी है, तो रिपोर्ट कह रही है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। जब से बीजेपी आई है तो मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा सा लगता जा रहा है कि यार, हालांकि लगातार मोदी जी और चीफ मिनिस्टर बोलते रहे कि भाई ये हमको तो सबका साथ सबका विकास करना है। अच्छा, इनके जो स्लोगन्स होते हैं वो भी बहुत बढ़िया रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है बीजेपी के जीतने का, ये चीज। अब उसके बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हो गया है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या हो गया है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन की, जैसे अब सारी पॉलिटिकल पार्टी मोदी को डिफीट करना चाहती है, यही इनके लिए काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी को कुछ करना ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज इनके लिए काम आसान कर रही है। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज दिन रात नरेंद्र मोदी को कोसती रहती है, नरेंद्र मोदी चुप है, ज्यादा बोलते ही नहीं। अब यही चीज है, ये लोगों की सिंपैथी जुड़ जाती है कि भाई इस इंसान को इतना बोल रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। 2014 में ये हुआ, सारी पार्टीज एक साथ आ गई, मोदी को हराएंगे, मोदी को हराएंगे, और यही बीजेपी को बेनिफिट कर गया। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। खुद सोचो कि एक इंसान को हर कोई कॉर्नर करे, आपकी सिंपैथी उसी इंसान के साथ हो जाएगी, आप उसी को ही सपोर्ट करोगे। दूसरा, ये लोग चाह रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी से, ये कम सेल्फिश है ना, इनके अपने मोटिव्स हैं। आपने देखा कि बीजेपी ने कितने सारे एमएलए को तोड़ लिया, एमपी में सरकार गिरा दी, गोवा में भी यही, बैंगलोर में भी यही, मतलब कर्नाटक में भी। इंडियन पॉलिटिक्स इस समय दो ग्रुप में डिवाइडेड है। एक तो एनडीए ग्रुप जो बीजेपी लीड कर रही है, और एक ऑपोजिशन ग्रुप जहां पे लीडरशिप ही नहीं है। कौन है ऑपोजिशन का लीडर? जहां लीडर नहीं होगा वहां हारोगे ही हारोगे, और इसका फायदा जम के उठा रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, दोनों ही।
तो अगर ऑपोजिशन अच्छा नहीं होगा और अगर तगड़ी स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो 2024 में भी बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। और प्रशांत किशोर ने बोला था कि भाई बीजेपी अभी रहेगी, आप बीजेपी को अभी इतनी जल्दी नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी रहे ना रहे, लेकिन बीजेपी अभी 30-40 साल तो रहने ही वाली है। हराने की बात नहीं है, यहां पे हार भी जाए बीजेपी तब भी वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी। अब आप क्या कर सकते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? देखिए, ये कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पे स्टेट इलेक्शंस को सबसे पहले तो आपको 3 साल का प्लान लेके चलना पड़ेगा। एक 3 साल का 2021, 22, 23 सिंपल है। बुलेट लिस्ट बताऊं, इन स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और सब चीज स्मॉलेस्ट इनकी वीकनेस क्या है। ये बीजेपी बहुत बढ़िया करती है, बीजेपी ये लिस्ट बनाती है। मैंने बताया ना, बीजेपी एक वेल ऑयल्ड मशीन है और यही लिस्ट पे ऐसा वार करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज धराशायी हो जाती है, और ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कर ही नहीं पाती। कैंपेन लिस्ट बनाने के बाद प्रॉपर कैंपेन करो, हर एक कैंपेन का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब नेशनलिज्म इज इंपॉर्टेंट। बीजेपी ने राष्ट्रवाद का इतने जबरदस्त तरीके से यूज किया है कि आज वो लीडर है। अब देखिए, बीजेपी ने वही बताया ना कि बहुत बढ़िया कुछ भी कहे, लेकिन काम तो उनका सोशलिस्ट ही है। बहुत सारी जो वो स्कीम्स लेके आए हैं, बहुत बढ़िया स्कीम्स है वो। जो चीज सही है आप उसको सही बोलेंगे, जो चीज गलत है आप सही इंसान को कैसे पहचानेंगे? आप एक तरफ लेनिन को कर दीजिए और एक तरफ आप अटल बिहारी वाजपेयी को खड़ा कर दीजिए। अब उसके बाद किसी इंसान, वो देखिए, जो एक न्यूट्रल इंसान होगा वो दोनों की तारीफ करेगा और दोनों की बुराई भी करेगा, लेकिन एक जो बायस्ड इंसान होगा वो एक की तारीफ करेगा, दूसरे की बुराई करेगा। उनसे हमको बचना है, ये चीज है। तो जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इट्स अ थ्रेट। अब ये बहुत बड़ा, अब जीडीपी गिरती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है। 2022 में आत्मनिर्भर भारत बनना है, लेकिन इसको अपोजिशन जो है वो मुद्दा बना सकता है। 2014 से पहले मोदी की एक वीकनेस थी, नॉर्थ इंडिया में नरेंद्र मोदी को कोई जानता नहीं था, लेकिन अब हर कोई जानता है। ये चीज है। राहुल गांधी की स्ट्रेंथ क्या है ये भी आप देखिए। राहुल गांधी को भी अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, यूपीए का एनालिसिस करना पड़ेगा। राहुल गांधी एक पुअर ओरेटर है, बहुत ही पुअर ओरेटर। बातचीत, वही दिक्कत है ना, बोलते बोलते इतनी गलती कर जाते हैं कि उनके इतने सारे मीम्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद कभी आएंगे, एक दिन वो आए, 6 दिन गायब, कहीं छुट्टी मना रहे, कहीं यहां जा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। राहुल गांधी में पोटेंशियल है एंड ही हैज टू डू इट। नरेंद्र मोदी इसका उल्टा है, वो इतनी मेहनत करते हैं कि क्या बताएं। ये चीज है। तो पहली बात तो राहुल गांधी को अपनी स्पीचेस बहुत ध्यान से देनी पड़ेगी। आप रिकॉर्डेड वीडियो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। राहुल गांधी की वैसी एक ऐसी इमेज बनी गई है लोगों में कि अरे तो राहुल गांधी जो है, जैसे बहुत गलत, ये नेम कॉलिंग बहुत गलत है, पप्पू पप्पू बोला जाता है, इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। राहुल गांधी नहीं है, ही इज एजुकेटेड, ही इज इंटेलिजेंट, बट उसको उनको अब दिखाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है जिससे आप उम्मीद नहीं करते, वो कमाल कर जाता है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? मोदी के अनकेप्ट प्रोमिसेस, आप उनको टारगेट कर सकते हो। बुलेट ट्रेन्स, ब्लैक मनी, डीमोनेटाइजेशन, ये चीज है, आप कर सकते हो। राहुल गांधी के लिए थ्रेट्स क्या है? हिंदुत्व, फेक न्यूज, मोदी की पर्सनालिटी बहुत बड़ी है, करप्शन केसेस जो कांग्रेस लीडर्स पे, ये चीज है। तो ये राहुल गांधी को देखना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। यू हैव टू मेक अ प्लान, यू हैव टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग। कैंपेन से स्टिक रहना पड़ेगा। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मेरे ख्याल में यहां पे कांग्रेस को अलग चलना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो गठजोड़ ना करे। जब आप गठजोड़ कर लेते हो ना, तो एक लोगों का भरोसा खो जाता है कि अरे यार, ये तो इस पॉलिटिकल पार्टी को मैं पसंद नहीं करता था, अब इन्हीं के साथ चला गया। अब बीजेपी ने यही किया, बीजेपी ने ज्यादा गठजोड़ किया ही नहीं है, वो अलग ही चल रही है। गठजोड़ किया है, गठबंधन किया है, लेकिन अपनी राइवल पार्टीज के साथ थोड़ी ना किया है। आखिरी वही, अगले 3 साल बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
और अगले 3 साल में आपको ये हर साल दर साल देखना पड़ेगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन 2024 में बीजेपी को हराना, टू बी वेरी फ्रैंक, मुश्किल काम होगा। अनटिल एंड अनलेस आप ये सारे पे अमल नहीं करते और भी चीजें पे अगर इफ यू डोंट इंप्लीमेंट, तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही गजब पर्सनालिटी है, उनसे अगर आपको टक्कर लेनी है तो आपको फिर उसी लेवल पे जाना पड़ेगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में दिखाई नहीं देता है। आगे क्या हो जाए पता नहीं। फिलहाल आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को और कांग्रेस को, ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था और मैंने सोचा कि ये कवर करता हूं। ये पॉलिटिकल आर्टिकल था, यूपीएससी में इससे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी ये हमारे देश जिंदगी से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि भाई जो आप सरकार चुनते हो ना, उसका हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो वही चीज है। तो देखो भाई, पूरा न्यूट्रल रह के मैंने लेक्चर किया है, अब इसमें कोई कुछ ना बोले, ये एक एकेडमिक पर्पज से ही लेक्चर है, बिना बात के, क्योंकि मैं ऐसे आर्टिकल पढ़ता रहता हूं और ऐसे आर्टिकल आपको मिल भी जाएंगे बहुत सारे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।